इस्राइल और ईरान में फिर जंग के बादल। इस बार हुई जंग तो दुनिया रह जाएगी दंग। ईरान की यूथ न्यूक्लियर टीम के एक्टिव होने के आसार। डीप इंटेलिजेंस माइंड से घिरेगा दुश्मन। अब्बास अरागची, जी हां, अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत सावधान हैं। अगर युद्ध विराम टूटता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। यह क्या सिर्फ सावधानी की बात है या यह कहीं ना कहीं एक वार्निंग है, एक धमकी है? उनका कहना है कि हमारी इच्छा यह हमारी नहीं है कि हम जंग शुरू करें। शुरू से ही हमारी यह इच्छा नहीं थी। हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। हम नहीं चाहते कि युद्ध जारी रहे, लेकिन फिर भी हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं कि इस्राइल और ईरान में 12-13 दिनों की जो जंग चली थी, दुनिया ने देखा था कि किस तरह से इस्राइल पर ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा था। शुरुआती दिनों में इस्राइल ने बेशक ईरान में तबाही मचाई, लेकिन ईरान के जो मिसाइल इस्राइल पर फिर बरसने लगे तो दुनिया ने देखा कि किस तरह से ईरान ने अपना दम दिखाया। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं? बेशक ऐसे हालात बन रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही है। 12 दिन तक चले बमबारी के दौर ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से हुई इस कार्रवाई में इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया था, जिसमें नतांज और फोर्दो जैसे अहम न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल थे। और उस जंग में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं गिरी, बल्कि ईरान के वैज्ञानिकों की रीढ़ भी तोड़ी गई। यानी ईरान के 2-4 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्हें इस्राइल ने अपने हमले में मौत की नींद सुला दिया। मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी दावानी की मौत 13 जून को इस्राइली एयर स्ट्राइक में हो गई। 12 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट मारे गए, दर्जनों घायल हुए। अब जो बचे हैं उन्हें डेड मैन वॉकिंग कहा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम इस्राइल की लिस्ट में दर्ज है। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया था कि ऐसे कई नाम थे जिसके बारे में यह चर्चा थी कि इस्राइल ने अपने हमले में उन्हें मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन बाद में वो मंजरेआम पर आए। तो क्या यह ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी? बहरहाल जो हुआ वो वजह थी कि ईरान ने तुरंत स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इन्हें अंडरग्राउंड भेज दिया था। जी हां, यह थी वो ईरान की चाल, हम कह सकते हैं ये ईरान की चाल थी कि जिस तरह से समझ गया ईरान कि इजराइल लगातार ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ईरान को इस फ्रंट पर कमजोर किया जाए, तो ईरान ने अपनी तैयारी कर ली थी। तेहरान और उत्तरी तटीय इलाकों में बने सेफ हाउस अब इन साइंसदानों के लिए, जो न्यूक्लियर साइंसदान हैं, उनके लिए नए पते हैं। और इनके यूनिवर्सिटी की ओहदों पर अब ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। तो यह है ईरान की स्ट्रैटेजी। यह पूरी कवायद सिर्फ एक चीज साबित करती है कि ईरान जानता है कि भले ही तबाही की नई तारीख तय नहीं है, लेकिन जो चीज तय नहीं होती वो किसी भी वक्त हो सकती है। ईरान अपने अमल से यह साबित कर रहा है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से बचे हुए टॉप साइंटिस्ट को गुप्त ठिकानों पर, यानी खुफिया ठिकानों पर भेज दिया गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों को तो पहाड़ों के भीतर बंकर नुमा स्ट्रक्चर में है, जहां सैटेलाइट ट्रैकिंग भी मुश्किल है। हर सेफ हाउस में 24x7 हथियारबंद गार्ड, यानी हर वक्त फायर प्रूफ डोर और मल्टीलेयर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह सब इंतजामात क्यों? इतना ज्यादा एहतियात बरता जाना आखिर क्यों? क्या ईरान जानता है कि फिर से कभी भी जंग की घंटी बज सकती है? खास बात यह है कि साइंसदानों के खानदान वालों को भी खुफिया जगहों पर शिफ्ट किया गया है। यानी सिर्फ साइंसदान ही नहीं, न्यूक्लियर साइंसदान ही नहीं, बल्कि उनके रिलेटिव्स, उनके करीबी रिश्तेदार, उन्हें भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है। और उनकी मूवमेंट सिर्फ सरकारी अनुमति से होती है। यानी अगर सरकार चाहे, सरकार इजाजत दे, तो ही ऐसा होगा कि वो यहां से वहां या कहीं से कहीं जा सकते हैं। ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, यानी SPND, इन साइंसदानों के रिसर्च वर्क को अब ऐसे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रही है जो इंटरनेट से बिल्कुल जुदा है, कटा हुआ है। ये साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान, अब लैब में नहीं बल्कि टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं, जहां एक्सप्लोसिव्स, न्यूट्रॉन फिजिक्स और वॉरहेड डिजाइन पर रिसर्च जारी है। ईरान के लिए ये लोग सिर्फ
साइंसदान ही नहीं, यानी साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर शील्ड भी हैं। और उनकी एक गलती पूरे प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। और इसीलिए ईरान जो है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। इस्राएल की खुफिया एजेंसियां इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं और उनके पास इन सेफ हाउस के बारे में कुछ क्लूज भी हैं, ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही हैं। यही वजह है कि तेहरान में डर का माहौल गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर एक भी लोकेशन ट्रैक हुई तो वहां का अगला सूरज शायद ही कभी उगे। क्योंकि ईरान यही मान रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बची हुई ताकत पर इस्राइल और अमेरिका की नजर लगातार टिकी हुई है। यह ईरान का मानना है। इसीलिए ईरान ने वो तमाम एहतियाती कदम उठा रखे हैं। खबर तो यह भी है कि वैज्ञानिकों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में लगातार ईरान हर वो कदम उठा रहा है जो उठाया जाना जरूरी है। आपको ये बता दें कि जून 13 से 24 के बीच अगर जंग के 12 दिनों में ईरानी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 21,000 संदिग्धों को जो गिरफ्तार किया, तो इनमें 2,774 गैर मुल्की, गैर कानूनी जो है वो माइग्रेंट भी शामिल थे, जिन पर इस्राइल के लिए जासूसी करने का शक है। 261 लोगों को सीधे सीधे जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया, जबकि 172 को यह माना गया कि काफी हसास इलाकों में, जो कह सकते हैं सेंसिटिव इलाकों में, अनऑथराइज्ड फिल्मिंग के लिए, शूटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस दौरान साइबर क्राइम पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 5,700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और फंड ट्रांसफर शामिल है। देश भर में 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए और पब्लिक को खुलेआम कहा गया कि किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत रिपोर्ट करें। इस वॉर बोर्ड का नतीजा यह निकला कि हर गली मोहल्ले में खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी महसूस होने लगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक असहमति, यानी कि सियासी गैर रजामंदी दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ईरान के लिए यह कार्रवाई सुरक्षा कवच है, लेकिन विरोधियों के लिए यह इनसाइडर क्लीन अप का बहाना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 21,000 में से सैकड़ों लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनमें से कम 7 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी दी जा चुकी है। ये सब हालात क्या बता रहे हैं? हालात ये बता रहे हैं कि जंग की घंटी कभी भी बज सकती है और इसीलिए ईरान अपने तौर पर पूरी तरह से अपनी तैयारी को यकीनी करना चाहता है। इस्राइल और ईरान में फिर जंग के बादल। इस बार हुई जंग तो दुनिया रह जाएगी दंग। ईरान की यूथ न्यूक्लियर टीम के एक्टिव होने के आसार। डीप इंटेलिजेंस माइंड से घिरेगा दुश्मन। अब्बास अरागची, जी हां, अब्बास अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो कहते हैं कि हम बहुत सावधान हैं। अगर युद्ध विराम टूटता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं। यह क्या सिर्फ सावधानी की बात है या यह कहीं ना कहीं एक वार्निंग है, एक धमकी है? उनका कहना है कि हमारी इच्छा ये हमारी नहीं है कि हम जंग शुरू करें। शुरू से ही हमारी ये इच्छा नहीं थी, हम ये युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन हम इसके लिए तैयार थे। हम नहीं चाहते कि युद्ध जारी रहे, लेकिन फिर भी हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। दरअसल एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं कि इस्राइल और ईरान में 12-13 दिनों की जो जंग चली थी, दुनिया ने देखा था कि किस तरह से इस्राइल पर ईरान भारी पड़ता नजर आ रहा था। शुरुआती दिनों में इस्राइल ने बेशक ईरान में तबाही मचाई, लेकिन ईरान के जो मिसाइल इस्राइल पर फिर बरसने लगे तो दुनिया ने देखा कि किस तरह से ईरान ने अपना दम दिखाया। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक बार फिर ऐसे हालात बन रहे हैं? बेशक ऐसे हालात बन रहे हैं। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक हवा में बारूद की गंध अब भी तैर रही है। 12 दिन तक चले बमबारी के दौर ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को हिला कर रख दिया। ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से हुई इस कार्रवाई में इजराइल ने 100 से ज्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशंस को निशाना बनाया था, जिसमें नतांज और फोर्दो जैसे अहम न्यूक्लियर प्लांट भी शामिल थे। और उस जंग में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं गिरी, बल्कि ईरान के वैज्ञानिकों की रीढ़ भी तोड़ी गई। यानी ईरान के 2-4 नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा टॉप के न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उन्हें इस्राइल ने अपने हमले में मौत की नींद सुला दिया। मशहूर न्यूक्लियर वैज्ञानिक फरीदून अब्बासी दावानी की मौत 13 जून को इस्राइली एयर स्ट्राइक में हो गई। 12 से ज्यादा टॉप साइंटिस्ट मारे गए, दर्जनों घायल हुए। अब जो बचे हैं उन्हें डेड मैन वॉकिंग कहा जा रहा है, क्योंकि उनका नाम इस्राइल की लिस्ट में दर्ज है। लेकिन ईरान ने भी दिखा दिया था कि ऐसे कई नाम थे जिसके बारे में यह चर्चा थी कि इस्राइल ने अपने हमले में उन्हें मौत की नींद सुला दिया है, लेकिन बाद में वो मंजरेआम पर आए।
तो क्या यह ईरान की एक स्ट्रैटेजी थी? बहरहाल जो हुआ वो वजह थी कि ईरान ने तुरंत स्पेशल ऑपरेशन चलाकर इन्हें अंडरग्राउंड भेज दिया था। जी हां, यह थी वो ईरान की चाल, हम कह सकते हैं ये ईरान की चाल थी कि जिस तरह से समझ गया ईरान कि इजराइल लगातार ये चाहता है कि कहीं ना कहीं ईरान को इस फ्रंट पर कमजोर किया जाए, तो ईरान ने अपनी तैयारी कर ली थी। तेहरान और उत्तरी तटीय इलाकों में बने सेफ हाउस अब इन साइंसदानों के लिए, जो न्यूक्लियर साइंसदान हैं, उनके लिए नए पते हैं और इनके यूनिवर्सिटी की ओहदों पर अब ऐसे लोग बिठा दिए गए हैं जिनका न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। तो यह है ईरान की स्ट्रैटेजी। ये पूरी कवायद सिर्फ एक चीज साबित करती है कि ईरान जानता है कि भले ही तबाही की नई तारीख तय नहीं है, लेकिन जो चीज तय नहीं होती वो किसी भी वक्त हो सकती है। ईरान अपने अमल से यह साबित कर रहा है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से बचे हुए टॉप साइंटिस्ट को गुप्त ठिकानों पर, यानी खुफिया ठिकानों पर भेज दिया गया है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक साइंसदानों को तो पहाड़ों के भीतर बंकर नुमा स्ट्रक्चर में है, जहां सैटेलाइट ट्रैकिंग भी मुश्किल है। हर सेफ हाउस में 24x7 हथियारबंद गार्ड, यानी हर वक्त फायर प्रूफ डोर और मल्टीलेयर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर यह सब इंतजामात क्यों? इतना ज्यादा एहतियात बरता जाना आखिर क्यों? क्या ईरान जानता है कि फिर से कभी भी जंग की घंटी बज सकती है? खास बात यह है कि साइंसदानों के खानदान वालों को भी खुफिया जगहों पर शिफ्ट किया गया है। यानी सिर्फ साइंसदान ही नहीं, न्यूक्लियर साइंसदान ही नहीं, बल्कि उनके रिलेटिव्स, उनके करीबी रिश्तेदार, उन्हें भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग है। और उनकी मूवमेंट सिर्फ सरकारी अनुमति से होती है। यानी अगर सरकार चाहे, सरकार इजाजत दे, तो ही ऐसा होगा कि वो यहां से वहां या कहीं से कहीं जा सकते हैं। ईरान की ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफेंसिव इनोवेशन एंड रिसर्च, यानी SPND, इन साइंसदानों के रिसर्च वर्क को अब ऐसे नेटवर्क पर ट्रांसफर कर रही है जो इंटरनेट से बिल्कुल जुदा है, कटा हुआ है। ये साइंसदान, न्यूक्लियर साइंसदान, अब लैब में नहीं बल्कि टॉप सीक्रेट मिलिट्री फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं, जहां एक्सप्लोसिव्स, न्यूट्रॉन फिजिक्स और वॉरहेड डिजाइन पर रिसर्च जारी है। ईरान के लिए ये लोग सिर्फ साइंसदान ही नहीं, यानी साइंटिस्ट ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर शील्ड भी हैं। और उनकी एक गलती पूरे प्रोग्राम को खतरे में डाल सकती है। और इसीलिए ईरान जो है वो फूक फूक कर कदम रख रहा है। इस्राइल की खुफिया एजेंसियां इस मूवमेंट पर नजर रख रही हैं और उनके पास इन सेफ हाउस के बारे में कुछ क्लूज भी हैं, ऐसी रिपोर्ट्स मिल रही है। यही वजह है कि तेहरान में डर का माहौल गहराता जा रहा है, क्योंकि अगर एक भी लोकेशन ट्रैक हुई तो वहां का अगला सूरज शायद ही कभी उगे। क्योंकि ईरान यही मान रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम की बची हुई ताकत पर इस्राइल और अमेरिका की नजर लगातार टिकी हुई है। यह ईरान का मानना है। इसीलिए ईरान ने वो तमाम एहतियाती कदम उठा रखे हैं। खबर तो यह भी है कि वैज्ञानिकों को बचाने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में लगातार ईरान हर वो कदम उठा रहा है जो उठाया जाना जरूरी है। आपको यह बता दें कि जून 13 से 24 के बीच अगर जंग के 12 दिनों में ईरानी पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 21,000 संदिग्धों को जो गिरफ्तार किया, तो इनमें 2,774 गैर मुल्की, गैर कानूनी जो है वो माइग्रेंट भी शामिल थे, जिन पर इस्राइल के लिए जासूसी करने का शक है। 261 लोगों को सीधे सीधे जासूसी के इल्जाम में पकड़ा गया, जबकि 172 को यह माना गया कि काफी हसास इलाकों में, जो कह सकते हैं सेंसिटिव इलाकों में, अनऑथराइज्ड फिल्मिंग के लिए, शूटिंग के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस दौरान साइबर क्राइम पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। 5,700 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जिनमें ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा चोरी और फंड ट्रांसफर शामिल है। देश भर में 1,000 से ज्यादा चेक पॉइंट्स बनाए गए और पब्लिक को खुलेआम कहा गया कि किसी भी संदिग्ध हरकत की तुरंत रिपोर्ट करें। इस वॉर बोर्ड का नतीजा यह निकला कि हर गली मोहल्ले में खुफिया एजेंसियों की मौजूदगी महसूस होने लगी। लेकिन ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कह रहे हैं कि इन गिरफ्तारियों का बड़ा हिस्सा राजनीतिक असहमति, यानी कि सियासी गैर रजामंदी दबाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। ईरान के लिए यह कार्रवाई सुरक्षा कवच है, लेकिन विरोधियों के लिए यह इनसाइडर क्लीन अप का बहाना है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक 21,000 में से सैकड़ों लोगों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और उनमें से कम 7 लोगों को इजराइल के लिए जासूसी के जुर्म में फांसी दी जा चुकी है। ये सब हालात क्या बता रहे हैं?
हालात ये बता रहे हैं कि जंग की घंटी कभी भी बज सकती है और इसीलिए ईरान अपने तौर पर पूरी तरह से अपनी तैयारी को यकीनी करना चाहता है।